तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए ये टॉपिक ना वैसे अगर बुक के ऊपर देखो ना तो मैं बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ तीन चार ट्रिक्स हैं। इंशाल्लाह उन ट्रिक्स को हमने यहाँ पर उनको अंडरस्टैंड करना, वो वाले कंसेप्ट हमने यहाँ पर समझने हैं। तो सबसे पहले हम क्योंकि कोई भी जब डिजीज पढ़ते हैं तो हम उस डिजीज से एक्सक्लूड करते हैं कि असल में उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकी एक्टेसिस है, सबसे पहले तो बच्चों इस वर्ड का मतलब समझो। ब्रोंकी का क्या मतलब है सर? ब्रोंक्यूल। ब्रोंकी का क्या मतलब हो गया सर? ब्रोंक्यूल। एक्टेसिस का मतलब होता है डायलेट हो जाना। एक्टेसिस का क्या मतलब है सर? डायलेट हो जाना। इसका मतलब ब्रोंकिएक्टेसिस ऐसी हमारे पास डिजीज होगी जिसके अंदर जो आपके ब्रोंकाई हैं वो क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। अब ये देखो आपके पास ये डिफरेंट टाइप की, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है हमारे पास, ये उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है। और अगर अगर इनकी क्या हो जाए, डायलेशन हो जाए, ये डायलेट हो जाए, इनका ल्यूमन इंक्रीज हो जाए। क्यों इंक्रीज होता है उसके ऊपर हम बात डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल जो डिजीज का बेसिक मतलब होता है आपको वो पहले समझ आना चाहिए। ब्रोंकिएक्टेसिस, डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। अब हम इस डिजीज को डिफाइन करते हैं कि सर एक्चुअली में ये डिजीज हमारे पास डेवलप कैसे होती है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस इज डिफाइंड डिफाइंड एज dilation dilatation of bronchioles bronchioles due to chronic inflammation इन्फ्लामेशन की वजह से ये डायलेटेशन हो रही है, ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है सर? इन्फ्लामेशन हमारे पास हो रही है रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से। और एक्सेस, और इसके अंदर एडिशनल क्या चीज होती है? एक्सेस अकेमुलेशन ऑफ म्यूकस। एक्सेस अकेमुलेशन ऑफ द एक्सेस अकेमुलेशन ऑफ म्यूकस। तो बच्चे सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन का मतलब समझो कि सर हमारे पास ऐसी डिजीज जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन हो जाती है। और वो डायलेशन क्यों होती है सर? वो हमारे पास दो रीजंस की वजह से होती है। एक उसका रीजन होता है कि वहां पर म्यूकस की डेपोजिशन की वजह से होती है, और दूसरा हमारे पास रीजन होता है वहां पर इंफेक्शन की वजह से। डायलिटेशन क्यों हो रही है? दो रीजन आपने यहाँ पर याद रखना है। एक रीजन सॉरी हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, सॉरी म्यूकस हो गया, और दूसरा हमारे पास रीजन हो गया है इन्फ्लामेशन। और म्यूकस की एक्यूमुलेशन और जो आपके पास इन्फ्लामेशन होती है ये किस वजह से बच्चे होती है? ये आपके पास इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। तो इसलिए हमने ये वाली टर्म यूज किया है। मैं दोबारा फिर आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और म्यूकस एक्यूमुलेशन दैट काज बाय रिकरेंट इन्फेक्शंस। कि बार बार इन्फेक्शन की वजह से जब पेशेंट के अंदर म्यूकस की डेपोजिशन होगी, जब पेशेंट के अंदर म्यूकस की डेपोजिशन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इन दोनों रीजन की वजह से आपका जो ब्रोंकाई होता है ये डायलेट कर जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ना आपको एक चीज डिस्कस करते हैं कि सर एक्चुअली में ये जो ब्रो हमारे पास डायलेटेशन होती है, ये डायलेटेशन होती किस तरह है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो अभी आपने ऊपर बात की है कि म्यूकस की कैमुलेशन की वजह से और हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से इस पेशेंट के अंदर डायलेटेशन हो रही है। आपने ना एक चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है कि पेशेंट के अंदर रिकरेंट, ये आप लिख लीजिएगा, रिकरेंट इन्फेक्शन के बार बार इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में ब्रोंकी एक्टेसिस हो सकती है। ब्रोंकी एक्टेसिस, जब आपको बार बार इन्फेक्शन होगा तो उसे आपके ब्रोंकाइड डायलेट कर जाते हैं। और दूसरी जो मजे की बात है वो ये है कि भाई ब्रोंकी एक्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दीज आर अल्टरनेटिव्स कि अगर किसी पेशेंट के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ब्रोंकी एक्टेसिस हो सकती है, और अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकी एक्टेसिस हो गई है तो उस बंदे के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ब्रोंकी एक्टेसिस। ब्रोंकी एक्टेसिस की वजह से क्या हो रहा है जी? रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकी एक्टेसिस हो सकती है, और ब्रोंकी एक्टेसिस की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। ये अपनी छोटी सी जरा बात समझनी।
कि दोनों चीजें एक दूसरे को यहाँ पर काज कर सकती। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारे पास ये डायलेशन हुई है ना, ये डेवलप कैसे हुई है। तो डायलेशन की आपने जरा डेवलपमेंट को समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आपके ब्यूटीफुल लंग्स। ये मेरे पास क्या लेट्स सपोज राइट लंग है, ये लेट्स सपोज मेरे पास लेफ्ट लंग है, और इस लंग के अंदर हमारे पास क्या होते हैं सर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। ये पहले ब्रोंकाई होते हैं, और फिर ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे मजीद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ये लास्ट वाले, इसकी मैं यहाँ पर जूम आउट करता हूँ, और इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर सर ये जो डायलेटेशन हुई है ये किस तरह डेवलप हुई है। यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स को हम यहाँ पे इसको ना जूम आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों, जब आप इसको जूम आउट करते हो ना, तो सर हमें क्या चीजें नजर आती हैं, हम इसका थोड़ा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका एक ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई के अंदर क्या होते हैं सर सीलिएटेड सेल्स होते हैं यहाँ पर। ये हैं सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड सेल्स, इनके ऊपर यहाँ पर ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो सीलिया होता है, आपको पता है ये सीलिया क्या हेल्प करता होता है सर, ये सीलिया हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक की क्लियरेंस में आपको हेल्प करता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया ना, ये देखो ये डस्ट पार्टिकल चला गया, तो आपका सीलिया क्या करता होता है, यहाँ पर हमारे पास जनरेट होती है म्यूकोसिलरी एस्केलेटर, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर, एस्केलेटर। अब ये जो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर मैकेनिज्म होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सीलिया और दूसरे नंबर पर यहाँ पर होता है म्यूकस। म्यूकस को मैं बनाता हूँ जरा ग्रीन कलर से, क्योंकि मोस्टली ग्रीन कलर का ही हमें नजर आता है। तो ये आपका म्यूकस है। अब देखें, जब भी हमारे पास पेशेंट में डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर आता है ना, तो दो काम होते हैं। क्योंकि हम नहीं ना चाहते कि आपका जो बैक्टीरिया जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। देखा कि सर एक तो हमारे पास यहाँ पर जो गोबलेट सेल्स पड़े होते हैं, यहाँ पर मैं गोबलेट सेल भी चलें ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पर जो गोबलेट सेल्स पड़े होते हैं, ये गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, और ये गोबलेट सेल किस तरह आपके पास इस म्यूकोसिलरी एस्केलेटर में हेल्प करके आपके इस डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। अब देखो जैसे ये बैक्टीरिया आएगा ना, तो जो गोबलेट सेल्स है ये क्या करेंगे, यहाँ से म्यूकस को रिलीज कर देंगे। तो ये आपका म्यूकस ऊपर आ गया। ठीक है। अब हम म्यूकस को क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि सर म्यूकस क्या करता है, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। म्यूकस क्या करता है, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। अब यहाँ पर इसने इसको क्या कर लिया कि भाई तू नीचे ना जाए, इन्फेक्शन ना कहीं एलोविलाई के अंदर जाके इन्फेक्शन ना काज कर दी, तुझे हम इधर ही पकड़ लेते हैं। तो आपके पास सीलिया ने इसको पकड़ा, नीचे गोबलेट सेल ने म्यूकस को जनरेट किया, अब म्यूकस इसको ट्रैप कर लेगा। अब ट्रैप करने के बाद सीलिया नेक्स्ट क्या करेगा, अब सीलिया इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, म्यूकस को डस्ट पार्टिकल को ना ऊपर की तरफ क्या करेगा, यहाँ पर पुश करेगा। और आप क्या करते हैं, इसको सपूटम की फॉर्म के अंदर डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकाल देते। क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते। इसलिए ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर होने की वजह से आपको जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन नहीं होता, वो इन्फेक्शन हमारे पास नहीं। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि सर अगर हमारे लंग्स में कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया चला जाता है, तो उसको हम म्यूकस और सीलिया की मदद से, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर, मतलब वो एस्केलेट कर देता है, वो उसको ऊपर की तरफ मतलब आपके माउथ की तरफ पुश करता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको स्पूटम की फॉर्म से बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस वजह से हमें नॉर्मली जो इन्फेक्शन है वो नहीं होता। अब क्या है सर, अगर किसी पेशेंट के अंदर, अब हमारी जो नेक्स्ट चीज है ना कि ब्रोंकिएक्टेसिस कैसे डेवलप होता है इस पेशेंट के अंदर, अब आपने जरा चीज समझनी है। दोबारा फिर मैं इस ब्रोंकाई को यहाँ पर बनाता हूँ, ये ब्रोंकाई। अब हमने देखना कि आपके ब्रोंकाई डायलेट कैसे होंगे और इस बंदे को इन्फेक्शन या ब्रोंकिएक्टेसिस किस तरह डेवलप होता है। ये हो गया हमारे पास सीलिएटेड सेल्स। ठीक है जी, इधर भी सीलिएटेड सेल्स बना रहे हैं। बस ये थोड़ा सा समझ आ गया ना, बाकी हमारे साथ सिंपल चीजें। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है सर, सीलिया। सीलिया को हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब जरा नेक्स्ट चीज है ना, वो जरा बच्चों आपने समझनी है। अब हमारे पास काम स्टार्ट होने लगा है। अब देखिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर, डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा,
अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सीलिया काम करना छोड़ दें, ये सीलिया काम करना क्या कर दें सर, छोड़ दें, अगर ये सीलिया काम करना छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, उस पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के अंदर वो जो डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल को हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं ना, क्या सर, स्मोकिंग की वजह से ये जो सीलिया होता है ना, इस सीलिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब सीलिया की डिस्ट्रक्शन होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा अब ये बाहर से डस्ट पार्टिकल आ रहा है, ओ ब्यूटीफुल डस्ट पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। अब इस डस्ट पार्टिकल, ये हमारे पास इस जो ब्रोंकाई के सेल्स हैं वहां पर जाके डस्ट पार्टिकल लगेगा। अब सबसे पहले तो क्या होना था, हमारे पास जो सीलिया थे, इन सीलिया ने इस डस्ट पार्टिकल पकड़ के बाहर निकालने में आपको हेल्प करनी थी। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ पेशेंट के स्मोकर था, स्मोकिंग की वजह से सीलिया डिसफंक्शन हो चुके हैं। जब सीलिया डिसफंक्शन होंगे, लेकिन जो नीचे गॉबलेट सेल्स पड़े हुए ना, गॉबलेट सेल्स दे आर फंक्शनल। गॉबलेट सेल्स क्या करें सर, अपना काम करें। जब गॉबलेट सेल्स अपना काम करेंगे, तो गॉबलेट सेल्स क्या करते होते हैं सर, गॉबलेट सेल्स हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस को यहाँ से जनरेट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो म्यूकस है वो जनरेट होगा। जब म्यूकस जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे, इस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप तो कर लेंगे। यहाँ पर आपने नोटिस करना है, इस डस्ट पार्टिकल को म्यूकस की एक्सेस जनरेशन करवा के आप इसको क्या कर लोगे, ट्रैप कर लोगे। अब डॉक्टर साहब बात जब समझें कि पेशेंट के अंदर सीलिया डिसफंक्शन है, पेशेंट का सीलिया सही काम नहीं कर रहा। अगर सीलिया काम सही नहीं करेगा, तो ये जो आपने डस्ट पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ म्यूकस पकड़ा हुआ है ना, अब आप इस म्यूकस को बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि जो इसको पुश करना था, इस म्यूकस और डस्ट पार्टिकल को, वो किसने पुश करना था, वो आपके सीलिया ने। और सीलिया की यहाँ पर क्या हो चुकी है सर, सीलिया हमारे पास यहाँ पर नॉर्मली उसकी डिसफंक्शन हो चुका है। अब इसके डिस्फंक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है सर, बार बार म्यूकस की अकेमुलेशन हो रही है। इधर से डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल को मैं बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा, मेरा जो म्यूकस है, जो गोबलेट सेल्स हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, और वो इरिटेट होकर क्या करें, एक्सेस म्यूकस की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। जब एक्सेस म्यूकस की प्रोडक्शन होगी हमारे पास, बार बार इसी तरह, ये एक दफा इवेंट नहीं हो रहा, ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स ये इवेंट हो रहा है। मल्टीपल टाइम आपका जो डस्ट पार्टिकल, जो बैक्टीरिया वो आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, लेकिन उस पेशेंट के सीलिया की डिसफंक्शनिंग है, और उसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से म्यूकस की लेकिन अकेमुलेशन है। म्यूकस वहां पर एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है सर, अकेमुलेट हो रहा है। ये बार बार अकेमुलेशन होने की वजह से सर क्या हो रहा है, हमारे पास एक पहला काम हुआ, एक्सेस म्यूकस अकेमुलेशन, एक्सेस म्यूकस अकेमुलेशन। जब बहुत ज्यादा म्यूकस की अकेमुलेशन होगी, तो ये म्यूकस क्या करता है सर, ये म्यूकस हमारे पास देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक बैलून की एग्जांपल है। अब बैलून के अंदर मैं एक डालता हूँ वाटर को, और एक दूसरा बैलून लेता हूँ, और दूसरे बैलून के अंदर मैं डाल देता हूँ हनी को, मतलब शहद को डाल देता हूँ। और हमें पता है जो शहद होता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो बैलून को क्या करता है, ज्यादा डायलेट कर देता है। अब यहाँ पर जो आपका म्यूकस है, इस बेचारी ब्रोंकाई के अंदर, ये देखो ये ब्रोंकाई है ना, इस ब्रोंकाई के अंदर एक्सेस म्यूकस अकेमुलेट होने की वजह से ये जो ब्रोंकाई होती है, ये क्या कर जाती है सर, डायलेट कर जाती है। ये ब्रोंकाई हमारे पास क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। एक तो इसकी डायलेटेशन का रीजन होता है एक्सेस म्यूकस अकेमुलेशन। दूसरा रीजन क्या होता है सर, आपने रीजन एक और भी बताया हुआ है, वो बच्चों रीजन है हमारे पास इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन किस तरह काज करवाती है, जरा इसको देखिएगा। अब यही लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सर ये डस्ट पार्टिकल की जगह ना हमारे पास क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ये टेस्ट पार्टिकल की जगह पर क्या आ गया सर, बैक्टीरिया आ गया। अब इस बैक्टीरिया को किसने आपके पास पकड़ना होता है सर, बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए हमारे पास एक तो चले सीलिया होता है, और अगर सीलिया से वो बैक्टीरिया ना पकड़ा जाए, ना वो कैप्चर हो, तो नीचे हमारे पास मैक्रोफेजिस होते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल मैक्रोफेजिस बैठे होते हैं। अब आपको पता है मैक्रोफेजिस का क्या काम है, मैक्रोफेजिस को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जो आपके पास मैक्रोफेजिस हैं, वो उस डस्ट, उस बैक्टीरिया के पार्टिकल को पकड़ेंगे, और इसको पकड़ के लेके जाएंगे किसके पास सर, यहाँ पर हमारे पास टी हेल्पर सेल्स के पास। टी हेल्पर वन सेल एंड टी हेल्पर टू सेल्स, वन सेल एंड टी हेल्पर टू सेल्स। आपके पास जो टी हेल्पर वन सेल्स और टी हेल्पर टू सेल्स हैं, ये रिलीज करते हैं कीमोकाइंस। कीमोकाइंस। अब जब ये कीमोकाइंस रिलीज करेंगे ना, और हम कीमोकाइंस क्या करते होते हैं, ये जो कीमोकाइंस ये काम करते हैं कीमोटैक्सिस का, कि आपकी बॉडी से और ज्यादा इन्फ्लामेटरी सेल्स को ना इस जगह पर भी बुलाते हैं कि भाई वहां पर इन्फेक्शन है, वहां पर बैक्टीरिया आया हुआ है, तो जरा जल्दी जल्दी ना इस एरिया की तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी जरा ब्रोंकाई के अंदर आ जाओ।
वो वाला ब्रोंकाई जिसके अंदर हमारे पास एक्सेस, मतलब कि वहां पर पहले म्यूकस था, अब म्यूकस के बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा कि सर वो जो हमारे पास टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 सेल्स है वो कीमोकाइंस को रिलीज करते हैं, इंटरलेक्टिन 1 हो गया, इंटरलेक्टिन 4 हो गया, इंटरलेक्टिन 5 हो गया। वो तमाम कीमोकाइंस क्या करेंगे, आपके और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सेल्स को या और इन्फ्लामेटरी सेल्स को क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर अट्रैक्ट करेंगे। कीमोटैक्सिस का नाम सुना है ना? कीमोटैक्सिस का मतलब कि और ज्यादा सेल्स को इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट करना। जब हमारे पास और ज्यादा बच्चों मैक्रोफेजिस या इन्फ्लामेटरी सेल्स इस एरिया के अंदर आएंगे, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक साल की, मैं कहता हूँ कि मैक्रोफेजिस हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पर मैक्रोफेजिस आएंगे, तो वो मैक्रोफेजिस का एक काम होता है, वो काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफेजिस यहाँ पर आके क्या करना शुरू कर देंगे, फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब इनगल्फ करना। अब वो बैक्टीरिया को तो इनगल्फ करेंगे करेंगे, वो उसके साथ क्या करें, इस म्यूकस, ये जो हमारे पास ब्रोंकाई की वॉल है ना, बस इस वॉल को भी वो इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं। जब वो इस वॉल को इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ब्रोंकाई की जो वॉल होती है वो वीक हो जाती है। जब ब्रोंकाई की वॉल वीक होती है तो इस वॉल के अंदर जब थोड़ा सा भी म्यूकस डिपॉजिट होता है तो आपकी ये जो वॉल होती है ये क्या कर जाती है सर, डायलेट हो जाती है। ये हमारे पास डायलेट हो जाती है। तो इसलिए हमने टर्म यूज किया कि सर डायलेशन होती है दो रीजन की वजह से, एक है म्यूकस की वजह से, दूसरा है इन्फ्लामेशन की वजह से। इन्फ्लामेशन की वजह से क्यों, इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से। म्यूकस की वजह से क्यों, मैंने कहा जब एक्सेस म्यूकस इकट्ठा होगा तो म्यूकस की डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है। दूसरे नंबर इन्फ्लामेशन की वजह से क्यों सर, इन्फ्लामेशन की वजह से मैक्रोफेजिस आते हैं, वो ब्रोंकाई की वॉल की फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, उस वॉल को वीक कर देते हैं। जब वो वॉल हमारे पास वीक होती है, उस वीक वॉल के अंदर जब म्यूकस अकेमुलेट होता है, सो इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो दो रीजन, म्यूकस अकेमुलेशन एंड द अदर वन इज द इन्फ्लामेशन। मैं यहाँ पर फिर लिख लेता हूँ, म्यूकस अकेमुलेट होगा तो उसकी वजह से ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है। और डॉक्टर साहब इसका ये मतलब नहीं कि एक दफा म्यूकस डिपॉजिट हुआ तो उसको डायलेट करे, भाई इसकी हिस्ट्री होती है, क्रॉनिक हिस्ट्री होती है पेशेंट की। वो भी आपको मैं रीजंस भी बताता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये म्यूकस डिपॉजिट होता है। अब हमें भी तो इन्फेक्शन होता है, हमें भी हमारी लंग्स के अंदर भी तो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, लेकिन हमें ब्रोंकिएक्टेसिस तो नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो म्यूकोसिली एस्केलेटर है वो सही काम कर रहा होता है, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसी तरह डस्ट पार्टिकल को। और इतना ज्यादा म्यूकस जो है ना, वो हमारे लंग्स के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर डिपॉजिट होने का टाइम ही नहीं हमारे पास आता, हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक म्यूकस है, एक्यूमुलेशन है, दूसरा हमारे पास है इन्फ्लामेशन। और बच्चों इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है सर, अगर पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, मतलब बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, बार बार जो आपके पास इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो इस एरिया के अंदर आएंगे, वो इस एरिया के अंदर आके आपकी जो ब्रोंकाई की वॉल है उसको फैगोसाइटोसिस उसको वीक कर देंगे। जब वीक वॉल के अंदर म्यूकस डिपॉजिट होगा, इट कैन लीड टू द डायलेशन ऑफ योर ब्रोंकाई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि ये किस तरह डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर अब ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस वाली डिजीज है ना, ये किन किन पेशेंट्स के अंदर ना ये डेवलप होती है। तो बच्चे सबसे पहले जो आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं ना, कौन से पेशेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ये ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों हो रही है? जो मैंने आपको ऊपर पैथोफिजियोलॉजी बताई ना, रीजन वही है, म्यूकस या कैमुलेशन या हमारे पास इन्फ्लामेशन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस होती है। सीएसएफ वाला जो पेशेंट होता है ना, सीएफटीआर ट्रांसपोर्टर की जिसके अंदर म्यूटेशन होती है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस होती है। और इस सीएसएफ वाले पेशेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो उसका प्रॉब्लम ये ब्रोंकिएक्टेसिस होता है कि उसके लंग्स के अंदर बार बार ये म्यूकस डिपॉजिट हो रहा होता है। अब आपको पता है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट होता है ना, इस पेशेंट की जो ब्रोंकाई होते हैं ना, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर क्लोराइड चैनल का प्रॉब्लम होता है, और वो क्लोराइड चैनल की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि जो इसका म्यूकस होता है ना, इसका म्यूकस थिन नहीं हो पाता ब्रोंकाई के अंदर। यहाँ पर ब्रोंकाई के अंदर जो म्यूकस अकेमुलेट होता है ना, वो म्यूकस होता है थिक, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा म्यूकस होता है बच्चे वो थिन म्यूकस होता है, और थिन म्यूकस को यहाँ से निकालना आसान होता है एज कंपेरिजन टू द थिक म्यूकस। और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के ब्रोंकाई के अंदर थिक म्यूकस डिपॉजिट होता है,
क्योंकि इस म्यूकस में से जो वाटर होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं, तो वो वाटर क्या होता है, वो वाटर जो सेल्स होते हैं ना नीचे, वो सेल इस म्यूकस में से वाटर को निकाल लेते हैं, इस म्यूकस में से वाटर को निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें क्लोराइड चैनल का प्रॉब्लम होता है। क्लोराइड की चैनल की प्रॉब्लम होने की वजह से इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ज्यादा हो जाती है। इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से वो जो ब्रोंकाई के अंदर वाटर होता है ना म्यूकस के अंदर, सेल वो सारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वो आपका थिक हो जाता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ये म्यूकस थिक होने की वजह से म्यूकस डिपॉजिट होगा, और म्यूकस के डिपॉजिट होने की वजह से जो उसके ब्रोंकाई होते हैं वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाते हैं। इसीलिए अगर कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट आता है तो उसकी हम बार बार चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं। और वो किस लिए करते होते हैं, क्योंकि हमने उसके लंग्स में से वो जो अकेमुलेटेड म्यूकस है ना उसको बाहर निकालना होता है, उसको हमने एक्सपेल करना होता है, उसको हमने लंग से एक्सक्लूड करवाना होता है, क्योंकि उस पेशेंट में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। सो नेवर फॉरगेट अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद द ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर और हमारे पास क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। दूसरा रीजन है बच्चों रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर किसी बंदे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, तो जिस बंदे को बार बार इन्फेक्शन होता है ना, तो उस पेशेंट के अंदर भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। अब इसका क्या रीजन है सर, मैंने रीजन आपको ऊपर बता दिए कि बैक्टीरिया जाएगा, बैक्टीरिया को हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता होता है, और नॉर्मली हम उसको बॉडी से निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको जो आपके पास बैक्टीरिया होता है उसको बॉडी उसको खत्म कर देते हैं हम नॉर्मली। लेकिन अगर कोई पेशेंट देखो, रिकरेंट इन्फेक्शन आपको होता ही क्यों है, रिकरेंट इन्फेक्शन सर हमें इसलिए होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट है ना इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि सर उस पेशेंट के अंदर हो सकता है टी सेल्स जो है या जो बी सेल्स है उनकी डेफिशिएंसी हो उस बंदे के अंदर, या हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, टी सेल्स की डेफिशिएंसी है, या हम उसको कहते हैं, मैं दूसरी तरफ यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी पेशेंट के अंदर बी सेल्स की डेफिशिएंसी, अगर टी सेल्स की डेफिशिएंसी है ना, तो देखो टी सेल्स ने क्या करना होता है, उसने रिस्पॉन्स शो करना होता है ताकि हम बैक्टीरिया को बॉडी से निकाल दें। अगर टी सेल्स की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास बैक्टीरिया आ रहा है, आपके जो दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो रहे, वो उधर जाके क्या कर रहे हैं, वो मजीद काम खराब कर रहे हैं, कि वो ब्रोंकाई की फैगोसाइटोसिस करवा रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, क्योंकि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको टी हेल्पर सेल्स चाहिए होती हैं, और वो टी सेल हेल्पर सेल्स आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज आके मैक्रोफेजेस वो उस बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर टी सेल्स सही सही नहीं काम करते या बी सेल्स की डेफिशिएंसी है, उस पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया बॉडी से नहीं निकलेगा, लंग्स के अंदर बैक्टीरिया वहां पर अकेमुलेट हो जाएगा, और उसकी अकेमुलेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी सेल्स भी वहां पर जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, लेकिन बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। बात आप समझ रहे हो। तो इसलिए अगर किसी बंदे को बार बार इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर भी ब्रोंकिएक्टेसिस का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर है जी रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल लंग्स को ड्रा करता हूँ। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है सर, इधर ट्यूमर बन गया, यहाँ पर हम कहते हैं कि ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया रास्ते के अंदर। अब यहाँ पर ये ट्यूमर बना हुआ है, और ये ट्यूमर क्या कर रहा है सर, इस ब्रोंकाई को ये इधर से ना कंप्रेस कर रहा है। जब ये इस ब्रोंकाई को इधर से कंप्रेस करेगा, तो क्या आप यहाँ से म्यूकस को या डस्ट पार्टिकल को या बैक्टीरिया को इधर से बाहर निकाल सकोगे, यहाँ से नहीं सर। तो जब आप बाहर नहीं निकालोगे, तो अगर वो बैक्टीरिया हो तो वो बैक्टीरिया यहाँ पर बार बार इन्फेक्शन काज कर देगा। अगर वो देखो, नॉर्मली हम म्यूकस को भी तो बाहर निकालते हैं ना, तो अगर आप म्यूकस को बाहर नहीं निकालोगे, वो ब्रोंकाई के ऑब्स्ट्रक्शन की होने की वजह से, तो म्यूकस भी यहाँ पर डिपॉजिट होगा, और हमारे पास बैक्टीरिया और म्यूकस के डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर एट द एंड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके ब्रोंकाई डायलेट कर देंगे, आपकी ब्रोंकाई इस तरह हो जाती है, लेट्स गो। और आप शायद मजाक समझ रहे हो, अभी मैं आपको सीटी स्कैन के ऊपर दिखाऊंगा कि वाकया ही में आपके जो ब्रोंकाई होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डायलेटेड ब्रोंकाई है, यहाँ पर इसके सारा म्यूकस डिपॉजिट है, ये सारा इसका क्या है, ये म्यूकस डिपॉजिट हुआ हुआ। तो तीसरा रीजन सर हमने क्या रखना है, रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्पायरेटरी
मैं आपको इसलिए एक चीज कहता होता हूँ कि यार रट्टा ना लगाओ, चीजों को समझो, चीजों को समझो। जब चीजें आप समझना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि हमने तो थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस पढ़नी होती हैं, उनके हमने मोर थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज पढ़ने होते हैं, तो वो हमें सारे याद नहीं रहते होते। लेकिन जब आपने समझाओ ना, अच्छा म्यूकस डिपॉजिट है, इसका मतलब कि म्यूकस किसी भी रीजन की वजह से डिपॉजिट है, सीलिया हमारे पास डिसफंक्शनल है, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आ गई है, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। कंसेप्ट को समझो। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। अब बच्चों रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? कोई सर अगर कोई नेड्यूल बन जाए यहाँ पर लंग्स के अंदर, कोई यहाँ पर सर ट्यूमर बन जाए, तो यहाँ पर मैं दो चीजें लिख देता हूँ, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए या यहाँ पर किसी नेड्यूल की फॉर्मेशन हो जाए, कोई मैस कोई नेड्यूल, तो हमारे पास यहाँ पर ना ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं कि सर और क्या रीजन हो सकते हैं हमारे ब्रोंकिएक्टेसिस के। अब आप देख रहे हो हम जो कॉजेज पढ़ रहे हैं ना, वो दो काम ही कर रहे हैं, म्यूकस की एक्यूमुलेशन, यहाँ इन्फ्लामेशन। ठीक है। चौथे नंबर पर सर ऑटो इम्यून डिजीजेस। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या होती है सर, ऑटो इम्यून डिजीज है, और मोस्ट कॉमनली जो ऑटो इम्यून डिजीज का यहाँ पर जिक्र किया जाता है वो है स्क्लेरोडर्मा। ये स्क्लेरोडर्मा फीमेल्स के अंदर ये कॉमन होती है, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह बनते हैं। तो ये स्क्लेरोडर्मा वाले ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है सर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज अगर क्या करें, आपकी इस ब्रोंकाई वॉल की, ये जो आपका ब्रोंकाई है और जो इसकी वॉल है, इस वॉल को आगे अगर वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, इसको वीक कर दें, इसको क्या कर दें यहाँ पर आगे, अगर एंटीबॉडीज आपकी इस ब्रोंकाई की वॉल को आके वीक कर दें, तो जब आपके पास वॉल वीक होगी, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द डायलेशन। क्योंकि जो चीज भी वीक होती है, वो अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी म्यूकस डिपॉजिट हो, तो वो क्या कर जाती है, हमारे पास डायलेट हो जाती है। ठीक है जी। और आपको पता है ऑटोइम्यून क्रोनिक डिजीज है, उस पेशेंट के बार बार ब्रोंकाई वीक होंगे, बार बार ब्रोंकाई डिस्ट्रॉय होंगे, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है सर, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाती है। हाउ ब्यूटीफुल दिस कंसेप्ट इज। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर इसके अलावा कोई और रीजन भी होता है? भाई रीजन तो इसके बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दो हम और डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमारे पास है जी एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एलर्जिक ब्रोंको ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अब ये जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, पूरी डिजीज वैसे हमने ये पढ़नी है माइक्रो के अंदर, इसको हम कहते हैं ABPA ये डिजीज है हमारे पास ना, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी। अब इस डिजीज में होता क्या है कि आपके जो लंग्स होते हैं ना, मैं यहाँ पर छोटे से प्यारे से लंग्स बना लेता हूँ, ये आपके प्यारे से लंग्स हैं। ये लंग्स क्या कर लेते हैं, अगर ये लंग्स बार बार आपके पास जो फंगस के स्पोर्स है ना, ये देखो, ये आपका ब्यूटीफुल सा माउथ है, यहाँ से ये स्पोर्स आ रहे हैं, और ये स्पोर्स कौन से, ये फंगस के स्पोर्स हैं। मतलब आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर जो स्पोर्स है ना, वो स्पोर्स एयर में बहुत ज्यादा है, तो आपके लंग्स के अंदर जाएंगे, और ये जो स्पोर्स हैं इनको आपके पास क्या होगा, आपकी बॉडी जाहिर बात इसको रिस्पॉन्स करती है। तो इस बैक्टीरिया मतलब ये जो हमारे पास एस्परजिलस होता है ना, इसकी वजह से आपके पास ना जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जैसे लेट्स सपोज हमने कल भी बात की थी ना, उसके अंदर एस्थमा के अंदर भी, कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी हाइपर सेंसिटिव है तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जाएगा तो आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। इसी तरह जब ये फंगस आपके लंग्स के अंदर जाता है ना, तो आपकी बॉडी क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, मतलब कि इसके खिलाफ IgE एंटीबॉडीज बनाती है, और यहाँ पर एसिनोफिल सेल्स को भेजती है कि चल भाई एसिनोफिल, वहां पर फंगस आया हुआ, हम उस फंगस के साथ दो हाथ करते हैं। लेकिन चूंकि उस एरिया के अंदर बार बार पेशेंट के अंदर स्पोर्स जा रहे हैं, लंग्स के अंदर बार बार एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, बार बार एसिनोफिल सेल जो हो रहे हैं, वो आपके ब्रोंकाई को जाकर, ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, और जब वो बार बार डिपॉजिट होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे, सो इट कैन कॉज द weakness of your bronchi, and if there is a weakness of the bronchi, it can lead towards the dilation of the bronchi. How beautiful this concept is. तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि सर अगर पेशेंट हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, पेशेंट के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन, वो किसी की वजह से भी है, वो ग्रेनुलोमा बन जाए, वो नोड्यूल बन जाए, वो ट्यूमर बन जाए, वो कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, वो इनहेलेशन इंजरी हो जाए,
वो हमारे पास ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाए, वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, वो कंसोलिडेशन हो जाए, वो निमोनिया की वजह से हो जाए, वो टीबी की वजह से ग्रेनुलोमा बन जाए, वट एवर द रीजन, बट इफ देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्रोंकाई इट कैन लीड टुवर्ड्स अ ब्रोंकिएक्टेसिस। ओह माय गॉड, दैट इज ब्यूटीफुल कांसेप्ट। तो आगे एलर्जिक भी हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज भी है। इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है जी। इसके अलावा इन्फेक्शन और भी हो सकते हैं, देखो निमोनिया वाला हो गया है, या हमारे पास टीबी अगर किसी पेशेंट को हो रहा तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर ये मेरे पास पेशेंट आ गया है और इस पेशेंट का मैंने करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे हमने कल बात की थी कि सर एस्मा वाले पेशेंट का जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें विजिंग सीटी जैसी जो साउंड होती है ना वो सुनाई देती है। कैसी साउंड सुनाई देती है? सीटी जैसी। अब ये जो आपके पास ब्रोंकिएक्टेसिस वाला पेशेंट है ना बच्चों, इसके अंदर भी आपको विजिंग साउंड सुनाई देगा लंग्स के अंदर। अब व्हीजिंग साउंड क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि सर ये भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इस डिजीज के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ना तो मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ फिर एक दफा लंग्स। देखिए यहाँ पर मेरे पास लेट्स कहते हैं ये वाला जो, चलो थोड़ा सा ऊपर कर ले, चलिए इसको कर ले। ये वाला जो म्यूकस ब्रोंकाई है ना, इसके अंदर यहाँ पर म्यूकस की अकेमुलेशन हुई हुई है, यहाँ पर भी हुई हुई है। वैसे मल्टीपल्स के अंदर होती है, किसी एक के अंदर तो नहीं होती। ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये भी जितने ब्रोंकाइज है ना, यहाँ पर म्यूकस की अकेमुलेशन है। अब बच्चों जब यहाँ से एयर गुजरेगी ना, आप जोर से सांस लोगे, और जब यहाँ से आप एयर गुजारोगे तो आपके पास नैरो एरिया से जब एयर गुजरती है तो वो क्या करती होती है? वो विजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज जब आपने भी विजलिंग करनी हो ना तो आप कैसे करते हो? आप अपने जो लिप्स है ना उनका ल्यूमन छोटा करते हो, वो एरिया कम करते हो, ताकि जब वहां से एयर गुजरे तो वो साउंड प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर भी इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब इधर से एयर गुजरती है तो आपको क्या सुनाई देता है सर? फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें विजिंग साउंड सुनाई देता है, विजिंग, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर इसको हम कह रहे हैं ये भी सर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है ये हमारे पास, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रही है। ये आपके पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दे रही। तो अगर ये आपके पास लेट्स पूरे लंग्स को इन्वॉल्व कर लेगी ना, तो पेशेंट के अंदर सीओपी जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाली सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज हाइपोक्सीमिया, पेशेंट के अंदर हाइपर कैपनिया, डायलाटेशन ऑफ द लंग्स, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो लेकिन उसको डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जब जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर सर हमें विजिंग साउंड सुनाई दे सकता है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर सुनाई दे सकता है रेल साउंड। कहते हैं ना इसके लंग से रेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो रेस पता है कैसी सुनाई देता है? जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि यार जैसे पत्ता पड़ा था ना तो उसके ऊपर से जब एयर गुजरती है तो जैसा साउंड वो प्रोड्यूस करती है ना, वैसा रेलिंग साउंड हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है। और ऐसा भी क्यों हो रहा है? वो इसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन देखो अगर कम ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है या रोंकाई लाइक पैटर्न साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना म्यूकस के कैमुलेशन की वजह से, तो फिर आपको विजिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसी उन्होंने लिखा हुआ है रेल्स हो गया, रोंकाई हो गया। और ये रोंकाई और जो रेल साउंड है वो उसी तरह के जैसे हमारे पास जब एयर पत्ते के ऊपर से गुजर के जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसको हम रेलिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। तो रेलिंग साउंड हमारे पास, इसका मतलब कंडीशन ज्यादा वर्स नहीं है। अगर विजिंग साउंड दे रही है और पेशेंट बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब कि भाई कंडीशन बहुत ज्यादा इस पेशेंट में वर्स हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपने क्या सुनना है। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये जो पेशेंट है ये हमारे पास किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा? व्हाट कैन बी द प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस पेशेंट? अब आपने मुझे खुद बताना है, जो सबसे बड़ा मसला था वो सबसे बड़ा मसला क्या था सर? वो था म्यूकस, कि उसके लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस अकेमुलेट हो रहा है। अगर म्यूकस अकेमुलेट हो रहा है तो उसमें से वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ म्यूकस को, जो आपके कंपनसेटरी मैकेनिज्म से आपके जो लंग्स हैं वो कोशिश करेंगे कि किसी हद तक जो वो म्यूकस है वो आपकी बॉडी से बाहर निकले। तो जब वो म्यूकस को आप बाहर निकालोगे तो पेशेंट के अंदर क्या होगी? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। ये है सबसे बड़ा सिम्टम, क्रोनिक प्रोडक्टिव, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। देखो बच्चों जब भी किसी पेशेंट के अंदर क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ आ रही, मतलब पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से उसको बहुत ज्यादा मतलब कि प्रोडक्टिव कफ आ रही है, उसने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, उसने एंटीबायोटिक्स भी यूज की, उसने ब्रोंकोडायलेटर्स भी यूज किए, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा।
इसका मतलब कि सर उस पेशेंट के अंदर कोई और भी क्रोनिक डिजीज होगी, लेट्स सपोज वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह होगी, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगी जिसकी वजह से उसके सीलिया भी डैमेज हैं, जिसकी वजह से उसके ब्रोंकाई में बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस उसके ब्रोंकाई के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहा है और अक्यूमुलेट भी हो रहा है, और उसमें से कुछ ना कुछ क्या है वो उसको बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें आपको क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ मिलती है, वो कौन सी है? वो है ब्रोंकाइटिस। जो सीओपीडी की एक डिजीज है ना, ब्रोंकाइटिस, इस ब्रोंकाइटिस के अंदर भी आपको क्या मिलता है? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ मिलती है। तो सर दोनों का हम डिफ्रेंशिएट कैसे फिर करेंगे? बच्चों एक बात याद रखना है कि जो आपके पास ब्रोंकिएक्टेसिस है ना, इसमें 3 गुना ज्यादा म्यूकस आपके पास लंग से निकलता है एज कंपेयर टू द ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कंपैरिजन में ब्रोंकिएक्टेसिस में 3 टाइम्स ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। और दूसरे नंबर जो ब्रोंकाइटिस होता है ना, उस पेशेंट के अंदर मतलब उसको साल में 2 महीने सिम्टम्स आती हैं, लेकिन ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है इसको पूरा साल ही सिम्टम आ रही, मतलब कंटिन्यू सिम्टम इसकी रहती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटिन्यू सिम्टम, कंटिन्यूस सिम्टम आती है इस पेशेंट को, और इस पेशेंट को एपिसोडिक सिम्टम आती है। मैं कल हमारा जो टॉपिक है ना उसके अंदर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे, और उसका मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि अगर किसी पेशेंट के अंदर 2 सालों में कंटिन्यूसली 3-3 महीने अगर प्रोडक्टिव कफ आ रही तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है। लेकिन अगर पिछले पूरे साल से बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है तो वो पेशेंट हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का हो सकता है। तो पहली सिम्टम डॉक्टर साहब क्या है? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ना वो ज्यादा म्यूकस को बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आ सकता है? अगर एक हमारे पास पेशेंट है वो बहुत ज्यादा म्यूकस को बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो उसकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा? उसका वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा? हाँ जी, उस पेशेंट का जो वेट है वो गेन होगा या लॉस होगा? कहाँ चले गए हो? लेक्चर सुन तो रहे हो? हाँ हाँ यस बोलो। सर। वेट मैं लूज होगा ना किस तरह? यार क्रॉनिक कफ है। ये सामा बताएगा। चल भाई उस समय बताओ। भाई क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? हमारे पास ना नेट नहीं ठीक आ रहा, आज हमारा पैकेज खत्म हुआ हुआ है। कोई मसला नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा म्यूकस को बॉडी से निकाल रहा है, जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस का पेशेंट निकालता है, तो इस पेशेंट का जी जो वेट है वो वेट गेन होगा या लॉस होगा? म्यूकस को बॉडी लॉस से होगा निकाल, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सर्शनल फोर्स लगती है ना आपके डायफ्राम पे म्यूकस को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से। आपके फ्लूइड्स निकल रहे हैं बॉडी से, ओके हो गया, गुड हो गया। एक बिल्कुल इसलिए बिल्कुल एक आपको रीजन। दूसरा रीजन, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, हाई एनर्जी एक्टिविटी है ना ये, इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल। एक तो रीजन जैसे बता रहा है कि सर एक्सर्शन लगानी पड़ रही है, पेशेंट बंदे को बहुत ज्यादा वर्क करना, ब्रीथिंग वर्क आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक काम क्या हो रहा है? हम्म। ब्रीथिंग वर्क इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी आपको बात बताऊं, जी वो ये है कि जो आपका जी, म्यूकस होता है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ब्रीथिंग वर्क, प्रोटीन लॉस भी हो रहा है। हाँ सही जी। कह रहे हैं। तो अब अगर किसी पेशेंट, मैंने हाँ खुद ये इस वजह चीज से। हम देखते भी हैं, हाँ, ये चीज हम देखते भी हैं कि जो आपके पास किसी बंदे को जब इन्फेक्शन होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा जब प्रोडक्टिव कब प्रोड्यूस करता है ना, तो उसका जो वेट है ना वो आपको लॉस मिलेगा। आपने मुझे एक साथ एक चीज बतानी है, ज्यादातर जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जिनकी एज 55 या 60 साल होती है ना, जो सीवियर स्मोकिंग करते हैं, भाई उन पेशेंट का आपने अक्सर देखा होगा, मैं 100% नहीं कह रहा, 70-80% लोगों का वेट लॉस होगा, ये आपको चीज मिलेगी। ब्रीथिंग वर्क है और म्यूकस किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से। ये आपको मैं सारी अंदर की बातें बता रहा हूँ आज, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, ठीक है। तो पहली सिम्टम क्या होगी डॉक्टर हुजैफा, डॉक्टर हंजला सॉरी, कि सर क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कफ पेशेंट को आएगी, और उसकी वजह से उसका वेट क्या होगा? सर लॉस हो जाएगा। दूसरी सिम्टम क्या है सर? दूसरी सिम्टम उस पेशेंट के अंदर हमें डिस्निया, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें उस पेशेंट के अंदर नजर आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें इस पेशेंट के अंदर क्यों नजर आ रही है बच्चों? इसका भी रीजन होता है। इसका रीजन ये है कि चूंकि सर यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देर इज नो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज, देर इज नो प्रॉपर, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास म्यूकस की एक्यूमुलेशन है। तो प्रॉपर जो एयर है ना वो आपकी एलोविलाई के अंदर नहीं आ रही। जब प्रॉपर एयर एलोविलाई के अंदर नहीं आती तो हमारे पास यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, और जब आपके पास गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा
तो पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होता है और हाइपरकैप्निया होता है। जब आपको हाइपरकैप्निया होता है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो ये आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करती है। जब रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो पेशेंट के अंदर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या जिसको हम डिस्निया कहते हैं, ये चीज आपको उस पेशेंट में मिलेगी। ठीक है जी, तो ये सिम्टम आपने यहाँ पर याद रखनी है। सर इसके अलावा कोई और सिम्टम ये हमें नजर आती है? सो आंसर इज यस। वो हमारे हमने क्या कहा कि इस पेशेंट के अंदर जो वो म्यूकस को एक्सेल कर रहा है ना, उस म्यूकस के अंदर, क्योंकि वो हमारे पास म्यूकस काफी देर तक लंग्स में डिपॉजिट रहता है ना, ब्रोंकाई के अंदर डिपॉजिट रहता है, तो उसकी वजह से ना आपको उस पेशेंट के अंदर हैलिटोसिस, मतलब माउथ स्मेल, उसके मुंह से स्मेल भी आपको आती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि म्यूकस एक्यूमुलेट है, एनारोबिक बैक्टीरियाज वहां पर है। एनारोबिक बैक्टीरियाज आपके पास ना ये मतलब कि गैसियस, फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से हमें इस पेशेंट के अंदर हैलिटोसिस भी नजर आती है। ठीक है जी, जिसको हम माउथ स्मेल कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना, मैं यहाँ पर लिखने लगा, वो है हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस। बच्चों हीमोपटाइसिस का मतलब होता है कि जो उसकी कफ है, या जो उसका स्पूटम है ना, ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम के अंदर आपको ब्लड नजर आएगा जब वो कफ करेगा, और कफ के दौरान जब वो स्पूटम को निकालेगा ना लंग से बाहर, तो उस स्पूटम के अंदर आपको ब्लड मिलता है। अब इसका क्या रीजन है बच्चों? इसका रीजन आपने जरा समझना है। डॉक्टर साहब ये देखें, ये आपका ब्रोंकाई है ना, हमने कहा सर ये ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स इकट्ठे होते हैं, ये इन्फ्लामेटरी सेल्स है। तो दूसरी बात हमने ये की थी कि सर जब इन्फ्लामेटरी सेल्स इकट्ठे होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, वो फैगोसाइटोसिस करवा के आपकी ब्रोंकाई की वॉल को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। जब ब्रोंकाई की वॉल वीक होती है तो उसकी वजह से आपकी ब्रोंकाई के अंदर अल्सरेशन हो जाती है। यहाँ पर ये यहाँ पर ना गड्ढा सा बन जाता है इस तरह, ये वीक हुई है ना, वीक होने के बाद यहाँ पर हो जाती है अल्सरेशन। जैसे आपके लंग्स के अंदर अल्सरेशन हो जाती है ना, जब ऊपर से म्यूकस वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जब उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उससे जो नीचे ब्लड वेसल्स पड़ी होती है यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज, ये छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं। तो फिर इन कैपिलरीज की रप्चरिंग होती है, और जब इन कैपिलरीज की रप्चरिंग होती है, जैसे आप एक्सेल करते हो ना, तो ये ब्लड आपके उस सपोर्टम के अंदर आ जाता है। तो हीमोपेटाइसिस कैसे हुई सर? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर अल्सरेशन हुई, और उस अल्सरेशन की वजह से आपको पता है अल्सर जब भी बनता है ब्लीडिंग होती है। चाहे वो आपके स्टमक के अंदर अल्सर बन रहा है तो वहां पर भी ब्लीडिंग होती है, एसोफेगस में अल्सर बन रहा है, अल्सर का मतलब होता है आपके पास जो एंडोथेलियल लेयर्स होती है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाना। तो यहाँ पर भी आपका जो ब्रोंकाई है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वहां पर अल्सर क्रिएट होता है, और अल्सर की वजह से पेशेंट के अंदर जब वो एक्सेल या एक्सपायर करता है स्पूटम को, या एक्सक्लूड करता है लंग से स्पूटम को, तो उसके अंदर आपको ब्लड मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट यू कैन सी इन पेशेंट ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, तो 4 सिम्टम या 5 सिम्टम आपने याद रखनी है। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ है, वेट लॉस है, दूसरे नंबर पेशेंट का ब्रीथिंग वर्क इंक्रीज है, और उसके अलावा पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट के अंदर हेलिटोसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोपेटाइसिस आपको इस पेशेंट में नजर आएगी। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम आपके पास पेशेंट में आ रही हैं, तो आप उस पेशेंट को क्या कह सकते हैं, सर मे बी दिस इज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है उस पेशेंट को, या कोई लंग्स में ट्यूमर बना हुआ है, या उसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज है वो पेशेंट। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि यार इस पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। नेक्स्ट हमने सर इस पेशेंट को करना है डायग्नोज। क्या करना होता है सर? हमने इस पेशेंट को डायग्नोज करना होता है, और डायग्नोज के लिए हम क्या करते होते हैं सर? डायग्नोज के लिए हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस यूज करते हैं। जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आपने यूज करनी होती है, जो भी आपको लंग्स का प्रॉब्लम होता है, वो होता है एक्सरे। आप उस पेशेंट का क्या करवाते हो? एक्सरे करवाते हो। जब ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट का आप एक्सरे करवाते हो ना, यहाँ पर मैं आपको इसकी गाइडलाइन भी अभी लिखवाता हूँ। ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट का जब एक्सरे करवाओगे, तो एक्सरे करवाने के ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक्सरे करवाने के ऊपर आपको जो मतलब कि ब्रोंकियल वेसल्स है ना, वो आपको डोमिनेंट नजर आएंगी। अगर मेरे पास यहाँ पर ये तो सीटी स्कैन की फोटो है ना, अगर एक्सरे की फोटो यहाँ पर पड़ी हुई तो मैं आपको दिखा दूं कि ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट का जो एक्सरे होता है वो किस तरह का होता है। लेट मी चेक।
नहीं पड़ा हुआ यार, पता नहीं कहाँ मैंने रखा तो था वैसे डाउनलोड करके, शायद वो मोबाइल में होगा। अब देखिए एक्सरे के ऊपर आपने क्या देखना है सर, एक्सरे के ऊपर आपने दो तीन चीजें देखनी है। वो दो तीन चीजें क्या है कि सबसे पहले तो जो आपके पास ब्रोंकाई है ना, जो आपको उसके एक्सरे के ऊपर नजर आ जाएंगे, ये ब्रोंकाई आपको ना डोमिनेंट, ये प्रोमिनेंट नजर आ रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यो वस्कुलर, ब्रोंक्यो वस्कुलर जो मार्किंग्स हैं, मतलब कि जो ब्रोंकाइज हैं वो आपको वहां पर प्रोमिनेंट नजर आते हैं एक्सरे के ऊपर, प्रोमिनेंट। मैं इसका एक्सरे आपको सेंड कर दूंगा। दूसरे नंबर पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है जिसको हम कहते हैं ट्रैम ट्रैक लाइन, ट्रैम ट्रैक लाइन। वो बच्चे ट्रैम ट्रैक लाइन वही है, ट्रैम ट्रैक देखो वो जो ब्रोंकाई डायलेट हुए हुए ना, तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सरे के ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आ रही होती है, उसका नाम दे दिया उन्होंने ट्रैम ट्रैक लाइन। तो यहाँ पर चले मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बनाने की। ये अगर आपका लंग्स है, इसका हमने एक्सरे बनाना है। अब एक्सरे चूंकि ब्लैक कलर का में नजर आता है, तो ये हमारे पास बच्चों सबसे पहले तो ये जो ब्रोंकाई है ये आपको क्या नजर आ रहे होंगे सर, ये ब्रोंकाई हमें डोमिनेंट नजर आ रहे होंगे, यहाँ जिसके लिए हम वर्ड यूज करें प्रोमिनेंट। वैसे आपको एक्सरे के ऊपर ब्रोंकाई प्रोमिनेंट या नजर ही नहीं आते, लेकिन जो ब्रोंकियोक्टेसिस वाला पेशेंट है ना, इसमें आपको ये प्रोमिनेंटली नजर आ रही होगी। इसके अलावा ना इस तरह की ऐसे, जैसे ये ट्रैम ट्रैक है ना, ये देखो ऐसे इस तरह की लाइन आपको एक्सरे के ऊपर नजर आती है, जिसको हम ट्रैम ट्रैक लाइन कहते हैं, ट्रैम ट्रैक लाइन। तो अगर कोई पूछता है, क्योंकि एनआरई के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज आने की ना मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रैम ट्रैक लाइन किस में पाई जाती है, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है तो वो किस डिजीज का पेशेंट हो सकता है, तो आपने याद रखना है मे बी दिस इज अ पेशेंट ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस मे बी, क्योंकि एक्सरे के ऊपर आप, एक्सरे इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर ये बता सकता है एक्सरे कि यार इस पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, आप इसकी ना मतलब अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन कोई और करवाओ जो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो जो पेशेंट हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का होता है ना, इसके लिए आपने नेक्स्ट एक्सरे के ऊपर तो आपको नजर आ गई है दो चीजें, ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग पर प्रोमिनेंट नजर आ रही है और आपको ट्रैम ट्रैक लाइन नजर आ रही है। फिर उसके बाद आपने जाना है जो नेक्स्ट चीज करवानी है वो है इस पेशेंट के अंदर सीटी स्कैन। और ये बच्चों याद रखना है, सीटी स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द ब्रोंकिएक्टेसिस, ये आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्योंकि जब आप सीटी स्कैन करवा लेते हो ना, तो सीटी स्कैन करवाने के ऊपर आपको जो इसके ब्रोंकाई है ना, ये देखो ये मैंने जो फोटो लगाई हुई है ना ये सीटी स्कैन की, ये देख लो बच्चों, ये आपको ब्रोंकाई डायलेटेड नजर आ रही, ये ब्रोंकाई डायलेटेड नजर आ रही, तो सीधा डायग्नोज बन गया कि भाई हाँ सीटी स्कैन करवाया है, ब्रोंकाई हमारे पास क्या है, डायलेटेड है। इट मीन्स दैट इज द पेशेंट ऑफ, दैट इज द पेशेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। तो सीटी स्कैन से आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि ये पेशेंट हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का, ठीक है। तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो आप यूज कर सकते हो अगर आप जरूरत पड़े, दैट इज अ स्पायरोमीट्री, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वही स्पायरोमीट्री, और स्पायरोमीट्री के ऊपर आपको ये मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाली मार्किंग आएगी, मतलब कि ये लेस देन 80% या लेस देन 70% आपको परसेंटेज आएगी, FEV1 फोर्स इंस्पायरेटरी इन वन वॉल्यूम एंड FVC फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, इसकी रेशियो 70% से कम आती है, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ब्रोंकिएक्टेसिस भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। फिर आप उस पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हो तो सीटी स्कैन से आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट ब्रोंकिएक्टेसिस का। लेकिन बात वहां तक खत्म नहीं होती, हमने जरा इसको क्या करना है, डायग्नोस्टिक अप्रोच यूज करनी है। अब इन्वेस्टिगेशन तो बुक ने लिख दी है कि सीटी स्कैन करवा लेना है भाई, एक्सरे करवा लेना है, इस पेशेंट का अपने पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करवा लेना, लेकिन किस किस तरह करवानी है वो चीजें हम यहाँ पर आपको बताने हैं कि पहले कौन सी करवानी है, दूसरे नंबर पर कौन सी करवानी है, तीसरे नंबर पर आपने कैसे करवानी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने पेशेंट हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक अप्रोच टू ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट हमने इसका डायग्नोस करना है। पेशेंट हमारे पास आया प्रोडक्टिव फाउल स्मेलिंग के साथ है, और साथ क्या सिम्टम है सर, हीमोपेटाइसिस। देखा ये इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम है हीमोपेटाइसिस। पेशेंट के अंदर जो उसको कफ आ रही है, जो स्पूटम है उसमें से स्मेल भी है और बहुत ज्यादा स्पूटम भी है, वेट भी लॉस है, पेशेंट के अंदर हमें हीमोपेटाइसिस है। तो आपने सबसे पहले क्या करवाना है, नंबर 1 मैं यहाँ से रेड से लिखता हूँ, नंबर 1 आपने करवाना है ऑब्टेन एक्सरे। आपने इसका क्या करना है, एक्सरे ऑब्टेन करना है। अगर आपको एक्सरे के ऊपर नजर आता है क्या, ट्रैम ट्रैक मार्किंग, ये देखो इन्होंने भी लिख रही है कि आपको ब्रोंकियल कफिंग मतलब प्रोमिनेंट ब्रोंकाई और आपको ट्रैम ट्रैक साइन वहां पर नजर आता है,
तो इट इज द सपोर्टिव ऑफ ब्रोंकोएक्टेसिस। यहाँ पर उसने ये नहीं कह दिया कि एक्सरे करवाया है, ट्रैम ट्रैक आई है तो पेशेंट हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का, नहीं, उसने कहा भाई ये हम आपके पास सिर्फ ना सपोर्ट कर रहा है ये डायग्नोज कि ये पेशेंट हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, एक तो आपने वो करवाना है इस पेशेंट का, दूसरा आपने उस पेशेंट के ऑब्टेन करने हैं पीएफटीज, पल्मोनी फंक्शन टेस्ट ऑब्टेन करने हैं। अगर पल्मोनी फंक्शन टेस्ट ऑब्टेन करने के बाद आपको क्या मिलता है सर, ये हमें मिलता है FEV1 और FVC, मतलब कि ये दोनों हमें 70% से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इसकी जो रेशियो है, अगर वो आपको रेशियो 70% से कम मिलती है, इसका मतलब है दैट इज आल्सो द सपोर्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये भी आपको बता रहा है कि पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। पहले क्या करवाना है, एक्सरे, एक्सरे के ऊपर ट्रैम ट्रैक है तो ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। पीएफटी फिर करवाया, पीएफटी के ऊपर 70% से कम है, मतलब ये भी सपोर्टिव है कि ब्रोंकिएक्टेसिस है। फिर आपने आना है इसकी जो हमारे पास बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है, हमें 2 क्लूज मिल गए हैं, क्योंकि सीटी स्कैन हमारे पास एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, या मतलब सीटी स्कैन जिसके अंदर एक महंगा प्रोसीजर भी है और पेशेंट के अंदर रेडिएशन भी एक्सपोज बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसलिए हम सीधा पेशेंट का कभी भी सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं करवाते होते जब तक आपको कोई ना कोई क्लू ना मिल जाए। जैसे मैं आपको एंडो के अंदर बताता था कि आपने लैब टेस्ट पहले करवाने, इसी तरह यहाँ पर आपने चेस्ट एक्सरे या पीएफटी वगैरह करवाने जहां से आपको क्लूज मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लूज मिल गया 70% से कम है और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है, इसका मतलब है कि ये पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। फिर आपने इस पेशेंट का क्या करवाना है सर, सीटी स्कैन करवाना है, हाई रेजोल्यूशन आपने इसका सीटी स्कैन करवाना है। और अगर हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवाने के ऊपर आपको सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग आपको दिखाऊं, ये जैसे मतलब हमने रिंग पहनी होती है और उसके ऊपर वो क्या उसको कहते हैं, नग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह की आप यहाँ पर देखो, ये आपको नजर आ रही है, जैसे कोई हमारे पास ये नीचे रिंग है और उसके ऊपर ये सिग्नेट है, मतलब ये ऊपर ये दाने, ये देख लो, आप इसको देख लो, तो ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस अगर आपको सीटी स्कैन के ऊपर नजर आ रही है, इसका मतलब कि वो पेशेंट आपका ब्रोंकिएक्टेसिस का है। तो क्या डायग्नोज हो गया सर, डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस, कि पेशेंट हमारे पास अब सीटी स्कैन के ऊपर डायग्नोज हो गया कि वो पेशेंट सीटी हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का है। फिर हमने देखना है कि यार इस पेशेंट का काज क्या है सीटी स्कैन का, सॉरी ब्रोंकिएक्टेसिस का काज क्या था। तो काज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पेशेंट का अगर वो कॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस का है तो आपने उस पेशेंट का क्लोराइड स्वेट टेस्ट भी करवाना है। अगर पेशेंट के अंदर आईजी एंटीबॉडीज वगैरह कम है, एचआईवी है, तो आपने पेशेंट की, इसका मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ है। अगर पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो आपने उसका वही सीटी स्कैन करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हुई। यहाँ पेशेंट के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज है, जैसे एसएलई के अंदर सक्लेरोडर्म है तो ऑटो एंटीबॉडीज आपने चेक करनी है। और यहाँ अगर इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस है तो आपने उसका स्पूटम कल्चर करवाना है। देख रहे हो कितना मजे का है, ब्रोंकिएक्टेसिस को भी आपने डायग्नोज कर ली है और ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों हो रही है वो भी हमने डायग्नोज कर लिया। कि ब्रोंकिएक्टेसिस अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो रही तो मैं उसका क्या कराऊंगा, मैं उसका CFTR टेस्टिंग कराऊंगा। अगर वो इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो हम उसकी एंटीबॉडी चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाए कि भाई एंटीबॉडीज कम है उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो सीटी स्कैन के ऊपर आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी नजर आ जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट को क्या हुआ सर, ब्रोंकिएक्टेसिस हुई। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना, हाउ वी विल ट्रीट द पेशेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। तो सबसे पहले तो आपने मुझे बताना कि हमने इसकी क्या अप्रोच यूज करनी है इस पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, जो सबसे पहले हम हर डिजीज के अंदर करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला हमारे पास तरीकाकार होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि सर उस पेशेंट का हमने अंडरलाइन काज को ठीक करना है। सर अंडरलाइन कॉज ऑफ कोर्स लैब टेस्ट एग्जैक्ट, करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लैब टेस्ट नहीं भाई, अंडरलाइन काज को ठीक करना है कि अगर उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो गई है तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम को वो ठीक करो, सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो CF को ठीक करो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उधर से ट्यूमर को रिमूव करो, अगर टीबी है तो टीबी को ठीक करो, अगर पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसको ठीक करो। तो सबसे पहले आपने अंडरलाइन काज को ठीक करना, ठीक है जी। अब अंडरलाइन काज का आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट का सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करना है। अगर लेट्स सपोज उसको इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है तो आपने क्या देना सर, उस पेशेंट को एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंपीरिक एंटीबायोटिक्स।
एम्पिरिक एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि स्टार्ट के अंदर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी, जब तक ब्लड कल्चर आएगा आपको पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हो रहा है, फिर आप उसके क्या करोगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देनी है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, मैक्रोलाइड्स होती हैं, या आपके पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स होती हैं। मैक्रोलाइड्स के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक्स आप यूज करोगे, अजिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन आप यूज कर सकते हो, या आप इस पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हो कौन सी लीवोफ्लोक्सासिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन, यहाँ पे मैं लिखते सिप्रो तो वैसे जीआईटी के लिए ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पर लीवोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। ठीक है बच्चों, तो आपने उस पेशेंट का चूंकि इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है तो आपने इंपीरिक मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उस पेशेंट के अंदर स्टार्ट करवानी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर अगर उस पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है ना, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस की वजह, एबीपीए की वजह से, एबीपीए की वजह से अगर उस पेशेंट को हो रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सर हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि पेशेंट को ना एस्परजिलस जब वो इनहेल कर लेगा तो उसकी वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। तो अगर आपके पास एबीपीए की वजह से पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है ना, तो इस पेशेंट को आपने एंटी फंगल मेडिसिन देनी है, एंटी फंगल। अब आप बच्चों देख रहे हो कि हर काज का जो ट्रीटमेंट वो चेंज है। हमारे यहाँ पर क्या करें, डायरिया तो भाई डायरिया का वही इंपेरिक ट्रीटमेंट करो, एक ही ड्रग देनी है, इसमें नीडाजोल इसको दो, या मतलब कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कास को ट्रीट करना है। फंगस की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस है तो भाई एंटी फंगल दो ना, इस बंदे को तू 70-100 एंटीबायोटिक दे दे, ये बंदा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन फंगस की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका स्पूटम कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, कास को ढूंढेंगे। जब हमें पता चल जाएगा बैक्टीरिया की वजह से, फिर एंटीबायोटिक्स उसको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दो या स्पेसिफिक एंटी फंगल दो। तो जब हम पता चला कि इस पेशेंट को एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनी एस्परजिलोसिस की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही, तो हमने उसको एंटी फंगल ड्रग्स देनी है। और एंटी फंगल जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सी है, वही इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ये वाली ड्रग आपने इसको देनी है, वोरिकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तीसरा ट्रीटमेंट हो सकता है। नंबर 4 आपने याद रखना है कि सर उस पेशेंट के अंदर, वो पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर पता है क्या होता है, उस पेशेंट का अंदर उसको एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी आपने डाला हुआ है, तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली, क्योंकि वो क्रोनिक डिजीज है, उसको हम एज ए ठीक नहीं कर सकते। तो उस पेशेंट के अंदर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपने करनी है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्या करनी है आपने, चेस्ट फिजियोथेरेपी, कि आप उसकी थेरेपी करो, जो उसके लंग्स में म्यूकस डिपॉजिट हुआ है ना, मैक्सिमम आप उस म्यूकस को बाहर निकालो। और ये चेस्ट फिजियोथेरेपी के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो तरीका है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, कि आप उस पेशेंट को लैटरल डिकोबाइटिस पोजीशन में डाल के ना पीछे से चेस्ट की इस तरह आप थेरेपी करते हो, जैसे आप दबाओगे ताकि उसके पीछे वाले लंग्स की बैक साइड से जो म्यूकस है वो क्या करेगी, आगे माउथ के जरिए से निकल जाए। तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये भी तरीका होता है। एंटी चेस्ट वाला तरीका भी होता है, कुछ इसके लिए मशीन्स भी होती हैं जो मतलब कि ये फिजियोथेरेपी करवाती हैं। और सबका मकसद क्या होता है कि आपकी जो कफिंग इंप्रूव हो, हम पेशेंट का मैक्सिमम जो स्पूटम बॉडी से बाहर निकाल दें, ताकि जो उसका रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो क्लियर हो जाए और वो पेशेंट के अंदर सांस लेने में उसको ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी अपने याद रखनी है। अब सर पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कर ली है, लेकिन वो दोबारा, चूंकि हमने म्यूकस वगैरह तो निकाल दिया है, लेकिन हमें चांस है कि उस पेशेंट के अंदर ना दोबारा, चूंकि ब्रोंक्यूल्स की ड्राइलेशन हुई है, तो दोबारा ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से म्यूकस डिपॉजिट हो सकता है। तो सर इसका कोई जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो बता दें। तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बच्चे, लंग ट्रांसप्लांटेशन। क्या करनी है आपने, इसकी लंग ट्रांसप्लांटेशन करनी है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर पूरा लंग हमारे पास इन्वॉल्व है तो आपने पूरे लंग की लंग ट्रांसप्लांटेशन करनी है। अगर एक लोब इन्वॉल्व है तो हम उस पेशेंट की करते हैं लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी मतलब जो लोब इन्वॉल्व है ना उसकी हमने एक्टोमी कर देनी, मतलब उसको निकाल देना है लंग से। तो इस तरह वो चूंकि थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं तो वो रीजनरेट कर जाता है हमारे पास लंग, और वो पेशेंट हमारे पास, उसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये वाले पेशेंट्स को एज ए ट्रीट नहीं किया जाता, इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, वेंटिलेटर के ऊपर डाला जाता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है, एंटीबायोटिक्स डाली जाती है,
और आफ्टर फ्यू वीक्स अगर वो पेशेंट एल्डर है तो उसकी वैसे ही डेथ हो जाती है। अगर कोई यंग हो तो वो कुछ ईयर्स तक सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसको बार बार चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ब्यूटीफुल तरीके से ब्रोंकी एक्टेसिस को क्या किया है, डिस्कस किया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बाकी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।